ये कहानी एक डायरी से ली गई है। यहाँ पे नरेटर अपनी कहानी की शुरुआत करती है एक बड़े ही बहुत खूबसूरत सजे हुए घर से जो उसने और उसके हस्बैंड ने कंट्री साइड में गर्मियों में किराए पर लिया था। इसके हस्बैंड का नाम जोहन है, जो कि एक फिजिशियन है और अपनी बीवी को एक साफ़ सुथरा क्लीन एयर माहौल देना चाहता है। इसलिए वो उसे कंट्री साइड पर लेकर आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी को टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन है। उसकी बीवी को लगता है कि उसका शोहर उसकी परेशानियों को, उसके प्रॉब्लम्स को समझता नहीं है और वो अपनी तमाम तर बातें अपनी डायरी में लिखती है। उसका शोहर जो कि अपनी बीवी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, तो उसे ये फील होता है कि उसका शोहर उसे किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं देता। एक दिन वो अपने शोहर से कहती है कि उसे लगता है कि इस घर में कुछ मिस्टीरियस है, वो इस घर को छोड़ के वापस जाना चाहती है। उसका शोहर जोहन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसका वहम है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वो घर पे बैठे रेस्ट करे, कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करे, अपने दिमाग पर बर्डन ना डाले। वो डायरी भी अपने शोहर से छुपा के लिखा करती थी। वो एक दिन दोनों मियाँ बीवी घर के ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं और एक कमरे में जाते हैं, तो उन्होंने ये समझ आते कि यहाँ पर शायद पहले कोई नर्सरी थी और दीवारों पर येलो कलर के वॉलपेपर लगे हुए होते हैं और वो छीले हुए होते हैं। उससे उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से बच्चों ने अपने नाखूनों से इन वॉलपेपर्स को छीला हो। इन येलो वॉलपेपर्स का इस पूरी कहानी में बहुत अहम किरदार है। इन वॉलपेपर्स को देखकर हमारी नरेटर और ज़्यादा पागल होने लग जाती है। उन्हें लगता है कि इन वॉलपेपर्स के अंदर कोई फोर्स है जो इस पूरे घर के ऊपर असर डाल रही है। उन वॉलपेपर के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के पैटर्न्स बने हुए होते हैं जो उसकी समझ से बाहर होते हैं। नरेटर के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ वो अपने कमरे में बैठना है और कमरे से उसे ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ उसको अपना गार्डन नज़र आता है। नरेटर अपने हस्बैंड जोहन और उसकी बहन जेनी से छुपकर उन येलो वॉलपेपर्स के पीछे छुपे फिगर्स को स्टडी करना चाहती थी। नरेटर काफ़ी बार अपने हस्बैंड को ये कह चुकी थी कि उन्हें ये घर छोड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड ये कहकर टाल देता था कि तुम्हारी हालत पहले से बेहतर हो रही है और तुम घर छोड़ के जाने की बातें कर रही हो। इन तमाम चीज़ों से नरेटर की हालत पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाती है और कोई बेहतरी नहीं आती। उसका डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। वो अपनी डायरी में लिखती है कि इन येलो वॉलपेपर्स के पीछे एक औरत कैद है। उसका पागलपन बढ़ता चला जा रहा था और वो चाहती थी कि वो इस घर को छोड़ने से पहले उस औरत को आज़ाद करवा दे और ये अपने हस्बैंड से छुपा के रखेगी ताकि उसके हस्बैंड को उसका ये राज पता न चल जाए कि वो उस औरत को आज़ाद करवाना चाहती है। अब उस घर में उन लोगों का बहुत थोड़ा वक्त रह चुका था कि उन्हें उस घर को छोड़ के जाना था, लेकिन वो चाहती थी कि उस औरत को पहले आज़ाद करवा दे। इसलिए वो एक रात उठती है, ऊपर के उसी कमरे में जाके उसको अंदर से लॉक कर देती है और उस कमरे का सारा फर्नीचर एक साइड पे कर देती है, सिवाय एक बेड के। बेड क्योंकि भारी होता है और उसे हिलाया नहीं जाता, उसके अलावा बाकी सारा फर्नीचर वो एक साइड पे कर देती है। और उसके बाद उन वॉलपेपर्स को नोचने लगती है। इतनी देर तक नोचती रहती है जितनी देर तक वो उन्हें नोच सकती है और काफ़ी सारे वॉलपेपर्स को नोच के ज़मीन पर गिरा देती है और उसके बाद उन वॉलपेपर्स के अंदर खुद को लिपेट कर गोल गोल रेंगने लगती है। इतनी देर में उसका हस्बैंड आके दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आके अपनी वाइफ की हालत देखता है और जब अपनी वाइफ की इस तरह की हालत देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन नरेटर फिर भी उसी तरह से घूमती रहती है और ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी के अंदर जो येलो वॉलपेपर के पीछे के फिगर्स हैं वो दरअसल वो औरत खुद है। वो जो समझती है कि वॉलपेपर्स के पीछे कोई औरत है, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो ये शो करवाना चाह रही है कि उसका हस्बैंड उसकी एक्स्ट्रा केयर करके उसको बाउंड कर रहा है, उसके ऊपर वो चीज़ें बर्डन डाल रही हैं जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकती। वो अपनी मर्ज़ी से उस घर को छोड़ के नहीं जा पा रही, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही, अपनी मर्ज़ी की आज़ादी नहीं जी पा रही। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसके लिए बर्डन बन रही हैं और वो खुद को उन वॉलपेपर्स के पीछे कैद समझ रही है। और जहाँ पे वो ये चाहती है कि उस औरत को आज़ाद करवाया जाए, तो वहाँ पे बेसिकली वो अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। इस शॉर्ट स्टोरी की राइटर शार्लेट पर्किंस गिलमैन है। ये समझा जाता है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शार्लेट पर्किंस गिलमैन की अपनी लाइफ के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शार्लेट पर्किंस गिलमैन को पोस्ट पार्टम डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन के बाद उसने फेमिनिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया था और उसके बाद उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और वो चाहती थी कि ब्रेस्ट कैंसर से मरने के बजाय बेहतर है कि वो सुसाइड से मर जाए, और उसने खुद ही क्लोरोफॉर्म की हाई डोज लेके सुसाइड भी कर ली थी। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे शार्लेट पर्किंस गिलमैन अपनी लाइफ के एलिमेंट्स को शो करवा रही है कि किस तरह से वो बाउंड है और वो उन बाउंड्रीज से निकलकर आज़ादी चाहती है, फ्रीडम चाहती है। फैमिली स्ट्रक्चर, ट्रेडिशंस, जो चीज़ें उसे बाउंड कर रही है वो उनसे निकलना चाह रही है। और इसी के साथ इसकी ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है।